प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि आर्यों के संबंध में जो ऋग्वेद के अंदर कहा गया है कि आर्य किसी जाति वर्ग से संबंधित नहीं है, इसका अभिप्राय यहाँ श्रेष्ठता से लिया गया है, श्रेष्ठ या उत्तम। आर्यों के संबंध में किसी व्यक्ति, किसी स्थान या यहाँ तक कि जो जड़ वस्तु है उनके लिए भी ये प्रयोग किया गया है, आर्य शब्द का प्रयोग। और इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर 36 बार देखने को मिलता है कि 36 बार इस शब्द का, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे, या बार बार इस बात को कहा गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। तो सप्त सैंधव प्रदेश के संबंध में और पश्चिमी विचारकों के द्वारा जो मत यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं ऋग्वेद के अंदर, जिस प्रकार की आर्यों की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर और अनेक प्रकार की जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, उन वस्तुओं के आधार पर, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर जो विभिन्न इतिहासकारों ने यहाँ मत प्रतिपादित किए हैं, उन मतों की हम यहाँ चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो कौन सा रहा। आर्य भाषाई परिवार के निवासियों का मूल निवास स्थान इस भाषा परिवार की मूल या आधारभूत भाषाओं के बारे में आदि क्षेत्र के उद्गम स्थल कौन सा है, यह भारतीय इतिहासकारों के लिए विवादास्पद प्रश्न रहा है। इस बारे में अनेक प्रकार के अनुमान लगाए गए हैं, जिनका मुख्य आधार इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की प्राचीन भाषाओं एवं उत्तरकालीन भाषाओं का आंतरिक एवं तुलनात्मक भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण है। आर्यों का मूल निवास स्थान की जो संभावना के संबंध में जो 4 मत यहाँ मुख्य रूप से प्रतिपादित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला मत जो आता है उत्तरी ध्रुव प्रदेश। उत्तरी ध्रुव प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान था। इसके संबंध में बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में यह मत प्रस्तुत किया है कि आर्यों का आरंभिक निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था, जहाँ की जलवायु अत्यंत प्राचीन काल में मानव आवास के लिए अनुकूल थी। बाद में अत्यधिक हिमपात या हिमवृष्टि एवं सप्त सैंधव हिमपात एवं प्रतिकूल जलवायु के कारण आर्यों ने उत्तरी ध्रुव को छोड़ दिया एवं क्रम से भारत के सप्त सैंधव प्रदेश में जाकर वो बस गए, जहां उन्होंने ऋग्वेद की रचना की। तिलक के अनुसार ऋग्वेद के कुछ संदर्भों में यह आभास होता है कि आर्यों के मानव मानस में उत्तरी ध्रुव प्रदेश के अपने मूल निवास स्थान की कुछ स्मृतियां सुरक्षित हैं। ऋग्वेद के अधिकाधिक सूक्त में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात का उल्लेख है, जो उत्तरी ध्रुव प्रदेश के क्षेत्र में ही संभव था। इस प्रकार ऋग्वेद के एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा, लंबे समय तक चलने वाली सुबह की स्तुति है। इस तरह की भोर उत्तरी ध्रुव प्रदेश में देखी जा सकती है। तिलक की यह मान्यता ऋग्वेद के बहुत न्यून संदर्भों पर आधार है और जो काल्पनिक वर्णन भी हो सकता है। अतः आर्यों के मूल निवास स्थान में तिलक के विचार को विद्वानों के द्वारा अस्वीकार किया गया है। कहने का अभिप्राय कि यहाँ जो तिलक ने आर्यों की जो भौगोलिक स्थिति है, उस भौगोलिक स्थिति में ये बताया है कि यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं निकलता था, लंबी सुबह होती थी। इस आधार पर ये बताया कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति उत्तर ध्रुव प्रदेश के अंदर पाई जाती है और इसका उल्लेख यहाँ ऋग्वेद के अंदर हमें देखने को आया है। इस आधार पर उन्होंने इस मत को प्रतिपादित किया, लेकिन अधिकांश विद्वान उनके इस मत को स्वीकार नहीं करते। और आर्यों के संबंध में जो दूसरा मत यहाँ प्रतिपादित किया गया है वो है यूरोप। अनेक विद्वानों का सुझाव रहा है कि आर्य भाषा परिवार के निवासियों का जो मूल निवास स्थान यूरोप के किसी क्षेत्र में रहा होगा। इसकी मान्यता के 2 आधार उन्होंने बताया है। आर्यों को लिथुअन भाषा काफ़ी प्राचीन जान पड़ती है और
यह इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है। यह भाषा अपरिष्कृत एवं अपेक्षाकृत कम विकसित है। अतः विद्वानों ने अनुमान लगाया कि इस भाषा में यूरोपीय भाषा की मूल अविकसित भाषा की प्रतिछाया दिखाई देती है, जो इस बात की ओर इंगित है कि यूरोप के किसी निकटवर्तीय क्षेत्र ही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। इंडो यूरोपीय भाषा समूह में सामान्यतः जो शब्द प्रचलित हैं एवं उक्तियां यूरोप की इंडो भाषाओं में अधिक प्रचलित है, एशिया की इंडो यूरोपीय भाषा में तुलनात्मक दृष्टि से बहुत कम है। इसका कारण है कि आर्यों का यूरोप में से आरंभिक भौगोलिक सामीप्य रहा होगा। यूरोप के 3 क्षेत्रों में आर्यों के मूल निवास स्थान की संभावना यहाँ इन विद्वानों के द्वारा व्यक्त की गई है, और इसके संबंध में जो बात आई है वो है जर्मन प्रदेश या जर्मनी प्रदेश। हिटलर के काल में जर्मनी के निवासियों अपने आप को आर्यन कहलवाने में बड़े गौरव का अनुभव करते थे। ये मत कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान जर्मन प्रदेश रहा होगा, इसके संबंध में कहा गया है कि पेनका और हर्ट एवं मच नामक विद्वानों ने यहाँ विभिन्न जो तर्क प्रस्तुत किए, उनके आधार पर जर्मनी में आर्यों के मूल निवास स्थान की संभावना व्यक्त की गई है। इन तीनों विद्वानों की जो मान्यता है वो इस आधार पर है कि आर्यों की एक शारीरिक विशेषता है भूरे बाल, जो कि आज भी जर्मन जाति में पाई जाती है। हर्ट महोदय के अनुसार जर्मनी के स्कैंडिनेविया क्षेत्र में आज भी इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है, जबकि इस क्षेत्र में कभी किसी बाह्य शक्ति का अधिकार नहीं रहा, जिससे लगता है कि यहाँ के निवासी अपने मूल प्राचीन भाषा परंपरा से जुड़े हैं। अतः स्कैंडिनेविया ही आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा। पेनका नामक विद्वान ने दूसरे आधार पर स्कैंडिनेविया को आर्यों का मूल निवास क्षेत्र घोषित किया है। इसके अनुसार आर्यों की अधिकांश शारीरिक विशेषताएं इस प्रदेश के निवासियों में पाई जाती है। पश्चिमी बाल्टिक सागर के तट में एवं मध्य जर्मनी के पुरातात्विक उत्खननों से कुछ ऐसे प्राचीन उपकरण मृदभांड मिले हैं जिनके इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने का अनुमान लगाया गया है। इनके आधार पर भूरे बालों का जो तर्क यहाँ दिया गया है वो ठोस नहीं है। विद्वानों ने इस बात का खंडन किया है कि पतंजलि ने अपने ग्रंथ के अंदर भारत के ब्राह्मणों को भी भूरे बाल वालों कहा है। पश्चिमी बाल्टिक क्षेत्र के तट पर एवं जर्मनी में मिलने वाली पुरातात्विक सामग्री की जो वस्तु है, उनके आधार पर इस प्रकार के जो अन्य क्षेत्र है वो दक्षिण रूस, न्यूजीलैंड, पोलैंड आदि में भी मिलते हैं। अतः क्या इन सभी स्थलों को आर्यों का मूल निवास स्थान घोषित कर दिया जाए? तीसरा, इंडो भाषा के प्रचलन के आधार पर उन्हें आर्यों का मूल निवास स्थान कर देना ठीक नहीं है, क्योंकि इस भाषा के प्रयोग के साक्ष्य अन्य क्षेत्रों में भी मिलते हैं। इसलिए यूरोप के अंदर जो जर्मनी प्रदेश को जो कहा गया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान रहा होगा, इस संबंध में जो मत प्रतिपादित किए गए हैं वो मत यहाँ पूर्णतः विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं। दूसरा मत यहाँ सामने आता है कि डैन्यूब नदी घाटी, हंगरी प्रदेश। प्रोफेसर पी गाइल्स ने कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में यह विचार प्रस्तुत किया कि आर्यों का मूल निवास क्षेत्र हंगरी की डैन्यूब नदी घाटी रहा होगा। उनके जो अनुसार जो इंडो भाषाई परिवार की विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक विश्लेषण से प्राचीन आर्यों का जो भौगोलिक पर्यावरण विदित होता है, इसका तारतम्य उन्होंने हंगरी की डैन्यूब नदी घाटी क्षेत्र से किया है। पी गाइल्स के अनुसार जो यहाँ मत प्रस्तुत किया गया है कि भाषा परक अनुमान के अनुसार आर्य किसी ऐसे क्षेत्र में रहते थे जो न द्वीप था न समुद्री तट के निकट, बल्कि यह क्षेत्र नदियों, पर्वतों एवं झरनों से आच्छादित था। गेहूं और जौ
उनके प्रमुख खाद्यान्न थे गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, कुत्ता, हिरण आदि पशुओं को वो जानते थे। इस प्रकार की सभी विशेषताएं हंगरी के डैन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में देखने को मिलती है। कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर पी गाइल्स महोदय के द्वारा जो यहाँ मत प्रतिपादित किया है, उन्होंने आर्यों की जो खाद्यान्न और उनके जो पशु जो पाले जाते थे उनके आधार पर ये मत प्रस्तुत किया है। लेकिन पी गाइल्स का ये जो तर्क है वो बड़ा स्ट्रांग नहीं है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में वर्णित भौगोलिक परिवेश का स्पष्ट तारतम्य भारत के सप्त सैंधव प्रदेश से किया गया है, इसलिए ये मत स्वीकार्य नहीं है। अगला मत प्रतिपादित किया गया है दक्षिण रूस। प्रोफेसर मायर्स ने तुलनात्मक भाषा परिवार के आधार पर यह संभावना व्यक्त की है कि कैस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिण भाग में आर्यों का मूल निवास स्थान था। प्रोफेसर चाइल्ड ने के मत के अनुसार पुरातात्विक साक्ष्यों का जो उल्लेख मिलता है किया है, उनके अनुसार दक्षिण रूस के क्षेत्र में ईसा से 3000 वर्ष पूर्व की एक ऐसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसकी कुछ विशेषताएं आरंभिक वैदिक सभ्यता से मिलती जुलती है, जैसे पशुपालन से कृषि की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था, सोने और चांदी का प्रयोग, मृतकों को गाड़ने एवं उनके लिए समाधि बनाने की प्रथा। पोकोर्नी नामक विद्वान ने भाषा परक अनुमान के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया है कि आर्य लोग मूलतः चारागाह मैदानी क्षेत्रों में के निवासी थे। ऐसे घास के बड़े बड़े मैदान दक्षिण रूस में खूब हैं, अतः आर्यों का मूल निवास स्थान रूस रहा होगा, ऐसी इन विद्वानों की मान्यता है। लेकिन अनेक विसंगतियां हैं इन तर्कों के अंदर। पुरातात्विक साक्ष्यों की दृष्टि से दक्षिण रूस की तुलना में भारत का सप्त सैंधव प्रदेश अधिक विकसित था। अनेक स्थलों में उत्खननों में से ऐसी पूर्व हड़प्पीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं जिनका तारतम्य ऋग्वैदिक आर्यों की विशेषताओं के साथ साथ अधिक सुगमता से किया जाता है। दूसरे भाषा विज्ञान का साक्ष्य बहुत कमजोर है और उसका प्रयोग लचीले तरीके से अनेक अन्य ऐतिहासिक बातों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। राजबल्ली पांडे के अनुसार भाषा विज्ञान के साक्ष्य लचर हैं और खींचतान के साथ साथ इनका प्रयोग किसी भी मत के पक्ष में किया जा सकता है, इसलिए ये मत सही प्रतीत नहीं होता कि आर्यों का मूल निवास स्थान रूस रहा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मत यहाँ प्रतिपादित किया गया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान मध्य एशिया। जेपी रेहोल्ड, पार्ट और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने विभिन्न तर्कों के आधार पर सप्त सैंधव प्रदेश, ईरान के उत्तर और कैस्पियन सागर के पूर्व के किसी स्थान में आर्यों के मूल निवास स्थान को सिद्ध करने का यहाँ इन विद्वानों के द्वारा प्रयास किया गया है। सबसे पहले 1820 ईस्वी में यह संभावना जे.जी. रेहड के द्वारा व्यक्त की गई। उनके अनुसार ईरान की प्राचीन अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि आर्य प्रारंभ में बैक्ट्रिया के निवासी थे और वहाँ से वो दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में गए। पाठ महोदय ने उपयुक्त जो मत प्रतिपादित किया है उसके लिए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किया है कि ऐतिहासिक सत्य की इतिहास के विभिन्न कालखंडों में बहुत सी जातियां मध्य एशिया से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर जाती हुई है, अतः आर्य के साथ में भी ऐसा ही हुआ होगा। बाद में 1859 में मैक्स मूलर ने भी मध्य एशिया में आर्यों के मूल निवास होने की प्रबल संभावना व्यक्त की। उनके अनुसार मध्य एशिया प्राचीन सभ्यता का प्राचीन केंद्र है और इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाओं के अध्ययन से उसका स्रोत स्थल मध्य एशिया से विदित होता है। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आर्यों की एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर गई और इंडो ईरानी आर्य शाखा के नाम से जानी जाती है। बाद में यह ईरानी आर्य एवं भारतीय आर्य इन दोनों उपशाखाओं में बट गई। भारतीय आर्यों ने ऋग्वेद की रचना की और ईरानी आर्यों के द्वारा जैंदावस्था की रचना की गई। ईरानी और भारतीय आर्यों की अधिक समानताओं का मुख्य कारण उनका लंबे समय तक एक साथ रहना
मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों की यह दूसरी शाखा मध्य एशिया के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर गई, धीरे धीरे यूरोप के बहुत से देशों में बस गई। इस प्रकार से मैक्स मुलर के द्वारा ये मत प्रतिपादित किया गया। हमारी इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद।